हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को जैसा पता है कि हम लोगों का टॉपिक जो है मैग्नेटिज्म चल रहा है, और मैग्नेटिज्म में हम लोग ने जो है ऑलरेडी 3 क्लासेस पे जो अपना जो कंसेप्ट था उस पर लगभग 70 to 80% हम लोगों ने क्लास को कवर अप कर चुके हैं, जिसमें कि मोर देन 60 क्वेश्चंस MCQ बेस्ड जो है हम लोगों ने सॉल्व भी कर रखा है विथ कंसेप्ट। सभी के अच्छे से कंसेप्ट के साथ हम लोगों ने क्वेश्चंस को कर रखा है। तो अराउंड मोटे मोटे तौर पे कहें तो 70 to 80% हम लोगों ने चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर चुका है। तो बात करें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या फिर वायरमैन ट्रेड या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक ट्रेड हो, उनका जो आपका जो थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी, उसका एक बहुत ही प्रमुख चैप्टर है ये आपका मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या फिर मैग्नेटिज्म। तो उस पर हमारा जो है ये अभी विषय चल रहा है। ये जो है पार्ट नंबर 4 है, और इस पर हो सकता है कि एक और क्लास जो है बचे खुचे जो क्वेश्चंस हैं, जो कि क्वेश्चंस और सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उन सब क्वेश्चन को मैं कवर कर दूंगा पार्ट नंबर 5 में। उसके बाद फिर हम लोग कुछ न्यू टॉपिक पे बढ़ेंगे। हो सकेगा तो WCS का भी कुछ क्लासेस मैं अरेंज करूंगा आप लोग के लिए। तो आप लोग का एग्ज़ाम भी जो है नियरर है, और मैं तो अपना जो वीडियो सीरीज़ इसमें कहता भी हूँ कि ये जो आप जो देख रहे हैं, ये जो वीडियो सीरीज़ है, ये पूरा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को जो है मद्देनजर रखते तो बनाया गया है। साथ ही साथ आप यदि कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड्स, तो उनके लिए भी ये चीज़ें जो बहुत ही हेल्पफुल हैं, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस भी जो उठाए गए हैं, क्वेश्चंस जो करा रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चंस पूछे हुए कहीं ना कहीं क्वेश्चंस है। CBT का एग्ज़ाम जो है जो हुआ था इस बार, उस पर उसका भी क्वेश्चन इसमें लिया गया है। और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रेलवे का जो ग्रुप डी सब का जो क्वेश्चन होता है, या LP का जो एग्ज़ाम होता है आपका रेलवे का, जो LP वाला क्वेश्चंस जो है, उन सब क्वेश्चंस का भी जो साइंस वाला पार्ट होता है उसको यहाँ पे मैं लिया हूँ। ठीक है, तो उसी हिसाब से टॉपिक को कवर करा रहे हैं, ताकि आप एग्ज़ाम के बाद भी इन चीज़ों को ये देखते हैं तो आपको लाभ ही होगा हमेशा। तो चलिए, अब आई होप कि इतने क्लासेस तो हो चुके हैं, आप लोग को चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ भी रही होंगी। और तो हम लोग आज जो है चैप्टर का जो है लगभग अब लास्ट में ही पोजीशन पे ही जा रहे हैं। तो कुछ टर्म्स बच गए थे, जैसे कि सम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो जैसे कि रिलक्टेंस, ये सब आपका जो कुछ टर्म्स हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, वो सब टर्म्स को मैं डिस्कस नहीं करा था। तो वो सब टर्म्स को भी आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस उठता है और पूछ दिया जाता है कई बार। यूनिट का खासकर आप लोग ध्यान रखा कीजिए, यूनिट्स बराबर पूछे जाते हैं सभी एग्जामिनेशंस में। सिंपल भी आपसे यूनिट्स पूछ दिया जाएगा, कभी कभी तो स्पीड का जो है यूनिट पूछ दिया जाता है, ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट, टाइम का यूनिट, ये सब पूछ दिया जाता है। सिंपल से यूनिट्स भी क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। तो फिर भी मैं तो जो हूँ आपको बहुत अच्छे जो है क्वेश्चंस के जो है कराया हुआ हूँ, तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, हम लोग आज जो है चैप्टर का आज का जो पार्ट है, पार्ट नंबर 4, उसका शुरुआत करते हैं। तो जितने बच्चे देख रहे हैं सभी ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझते रहिएगा, और कहीं यदि डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो बस बेसिकली चीज़ों को समझना है ध्यानपूर्वक, और इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है, ठीक है। आइए देखिए, रिलक्टेंस किसको कहा जाता है, तो एकदम सिंपल भाषा में मैं इसको समझाऊं यदि आपको, तो जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम लोग बात करते थे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जिस तरह से हम लोग बात करते थे प्रतिरोध का, है कि नहीं, उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट जो होता है, चुंबकीय परिपथ जो होता है, ठीक है, चुंबकीय परिपथ, ये सब टर्म्स एकदम आपको बहुत तोड़ करके एकदम अच्छे से, ठीक है, अच्छे से तोड़ करके समझाया हूँ। डेयरी मिल्क तोड़ते हैं ना, कितना आसानी से एकदम तोड़ते हैं, खट से, उसी टाइप से आप लोग को चीज़ों को मैं क्लियर किया हूँ अपने प्रीवियस वाले क्लासेस में। तो आप उन क्लासेस को मत छोड़िए, क्लासेस को देखा कीजिए, तो वो क्या होगा कि आपका जो अभी जो क्लास है वो क्लासेस आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगी, है ना। तो देखिए, विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के समान ही चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स की गति में पदार्थ द्वारा प्रस्तुत की गई बाधा उस पदार्थ का रिलक्टेंस कहलाती है। देखिए, सिंपल है, कुछ नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम लोग जिसके पहले वाले चैप्टर पढ़ते थे, फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं। क्या करता है, वो करंट के मार्ग को, करंट का जो फ्लो है उसको क्या करता है, बाधा पहुंचाता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, उसको हम लोग प्रतिरोध करते हैं। उसी तरह से इसमें आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है,
या फिर मैग्नेटिक जो सर्किट है उसमें भी जो है चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है, ठीक है, चुंबकीय बल या फिर रेखा जो होता है उसको क्या करता है, बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है, उसको फ्लो होने से, उसको उस आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को, ठीक है, फ्लो होने से मैग्नेटिक फ्लक्स को, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ने से रोकता है। कौन रोकता है? रिलक्टेंस जो प्रॉपर्टी है, वो पदार्थ का एक क्वालिटी है, पदार्थ जो होता है, जो सब्सटेंस होता है, उसी का एक गुण होता है, ठीक है। तो उसको क्या हम लोग कहते हैं? रिलक्टेंस कहते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस भी एक पदार्थ का ही गुण होता है जो कि करंट को फ्लो होने से क्या करता है? रोकता है। जैसे वुड लेते हैं, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी क्या करता है? करंट को फ्लो होने से रोकता है, इंसुलेटर कहलाता है। उसी तरह से यहाँ पे भी जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फ्लक्स को बहने से, आगे बढ़ने से रोकता है। तो क्या कहलाएगा? रिलक्टेंस कहलाएगा। वो पदार्थ का ही, वो भी एक गुण ही कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो एग्जाम्पल का बात करेंगे तो वुड भी जो होगा, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है? ये सभी जो है रिलक्टेंस के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की यदि बात करेंगे तो इस हिसाब से, लेकिन ये एक पदार्थ का क्या है? पदार्थ का गुण है जो कि मैग्नेटिक जो आपका परिपथ है, ठीक है, चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को बहने से क्या करेगा? रोकेगा। फ्लक्स को आगे बढ़ने से क्या करता है? बाधा पहुंचाता है या रोकता है। सिंपल। आई एसआई मात्रक की यदि, तो देखिए हम लोग यदि बात करें इसका एसआई मात्रक का, तो एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर टर्न पर वेबर होता है, ठीक है। और इसका जो इकाई है या फिर इसका जो यूनिट है, पर हेनरी भी कहा जाता है इसको। या फिर एसआई मात्रक यदि आपको ये मिले एम्पियर टर्न पर वेबर, तो ये भी मार सकते हैं, और पर हेनरी मिले तो ये भी आप मार सकते हैं। रिलक्टेंस को हम लोग किस तरह से दर्शाते हैं? रिलक्टेंस को जो है हम लोग आरएम से दर्शाते हैं, ठीक है। रिलक्टेंस को हम लोग आरएम से दर्शाते हैं। और कितना होता है? इक्वल टू FM/φ होता है, ठीक है। FM क्या है यहाँ पे? FM जो है MMF होता है, ठीक है, MMF। और फाई क्या हो गया आपका? चुंबकीय फ्लक्स हो गया। तो फॉर्मूला क्या हुआ रिलक्टेंस का? रिलक्टेंस इक्वल टू FM बाय या फिर MMF बाय मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। आया बात समझ में? चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका परमिएबिलिटी, ठीक है, परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता। ओके, तो देखिए ये क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकन बल के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो टर्म था मैं क्लियरली समझाया था, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, उन दोनों का जो रेशियो होगा, उन दोनों का जो यदि भाग दीजिएगा आप, तो जो वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा? परमिएबिलिटी कहलाएगा। आया समझ में? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भागा चुंबकन बल या फिर मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू होगा, दोनों का जो रेशियो होगा, दोनों का जो अनुपात होगा, वही क्या कहलाएगा? परमिएबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है। अच्छा, वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान इकाई होता है, ठीक है। यदि हम बात करें कि परमिएबिलिटी बताइए एयर के केस में या वैक्यूम के केस में, तो क्या होगा उसका वैल्यू? चुंबकशीलता क्या होगा? परमिएबिलिटी क्या होगा? हमेशा 1 होगा। इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ था, पहले क्वेश्चन डिस्कस कराए हुए थे, ठीक है, कि क्या होगा उसका परमिएबिलिटी कितना होगा निर्वात के केस में। वैक्यूम में देगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। वायु के केस, एयर के केस में देगा तो क्या होगा? वैल्यू 1। पॉइंट को नोट कीजिएगा, इन पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना चाहिए आप लोग को। तो देखिए लोहे की यदि चुंबकशीलता या फिर परमिएबिलिटी बात करें तो इस्पात की तुलना से अधिक होती है, ठीक है। स्टील से ज़्यादा होता है किसका? लोहा का, ठीक है। आयरन का जो है परमिएबिलिटी इस्पात से, स्टील से अधिक होती है, ठीक है। इस पॉइंट को भी नोट करके रखिए। आइए अब हम लोग देखते हैं रिलक्टिविटी, ठीक है। रिलक्टिविटी देखिए क्या होता है रिलक्टिविटी। वैद्युतिक परिपथों में विशिष्ट प्रतिरोध की भांति ही चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट रिलक्टेंस होता है, जिसे रिलक्टिविटी कहते हैं। अब रिलक्टिविटी क्या हुआ? जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में
मैं आपको पढ़ाया था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ाया था, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाया था, है कि नहीं, जिसको कि हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, विशिष्ट प्रतिरोध, जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था रो से जो डिनोट कर रहे थे, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो चुंबकीय परिपथ को जो है सेम कैटेगरी में यदि हम कंपेयर करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, विशिष्ट रिलक्टेंस कहा जाता है, ठीक है। और इसको फिर क्या कहा जाता है, इसको हम लोग दूसरी भाषा में और क्या कहते हैं, रिलक्टिविटी भी कहते हैं। आया समझ में? तो चलिए, रिलक्टिविटी हो गया। अब परमियंस, ठीक है, प्रवेश्यता। देखिए क्या होता है, परमियंस जो है बहुत ही सिंपल सा टर्म है। देखिए किसी ए भी क्या है, एक पदार्थ का ही गुण है, ठीक है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है, ठीक है, परमियंस कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने में, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को बनाने में क्या करता है, परमियंस क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि उधर हम लोग कंडक्टिविटी पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स यदि आप ध्यान से पढ़ें तो मैग्नेटिक सर्किट्स का ये सब कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। वहाँ हम लोग कंडक्टिविटी पढ़ते थे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परमियंस है, ठीक, परमिट करता है, क्या परमिट करता है, आगे बढ़ने देता है, किसको, फ्लक्स को आगे बढ़ने देता है, सिंपल से भाषा में ही समझिए तो। और वहाँ पे क्या था, उस जगह में हम लोग क्या देखे थे, कंडक्टिविटी, जो कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, जाने देता है, कंडक्टिविटी। तो वही चीज़ यहाँ पे है, चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने में क्या करता है, सहायक होता है। तो ये किसका अपोजिट हो जाएगा, बस इसी का अपोजिट होगा, इसका, रिलक्टेंस का, ठीक है। देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या है, एम्पियर टर्न पर वेबर है ना, फॉर्मूला ये वाला, एम्पियर पर टर्न पर वेबर, इसी का उल्टा हो जाएगा, वेबर डिवाइडेड बाय एम्पियर टर्न बन जाएगा। क्योंकि इसको हम लोग रेजिस्टेंस से ये कर रहे हैं और उसको हम लोग किससे कर रहे हैं, कंडक्टेंस से कर रहे हैं, तो उल्टा होगा ही, जाहिर सी बात है। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, वेबर डिवाइडेड बाय एम्पियर टर्न, क्या हो गया, उल्टा हो गया कि नहीं हुआ, उल्टा हुआ। इसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको रो से दिखाया जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ यदि एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक की आपका ये हो जाएगा, वेबर, ठीक है, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम्पियर टर्न, ठीक है, एम्पियर टर्न मतलब एन आई, ठीक है, एम्पियर टर्न मतलब एन आई, तो क्या हो गया, डब्ल्यू बी बाय एन आई, ठीक है, वेबर डिवाइड बाय एम्पियर टर्न। आया समझ में? परमियंस जो है एक तरह से कंडक्टेंस, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में था, जो कंडक्टेंस बता रहे थे, ठीक है, चालकता जो था, वही चीज़ यहाँ पे परमियंस कहलाता है। प्रवेश्यता, आइए उसके बाद है आग्रहिता, ससेप्टिबिलिटी। तो देखिए इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, किसी पदार्थ के लिए चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन बल का अनुपात ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। अब क्या हुआ, चुंबकन तीव्रता मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फोर्स का जो अनुपात होगा उसको क्या कहेंगे, ससेप्टिबिलिटी कहेंगे। मतलब चुंबकन तीव्रता या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी भागा मैग्नेटिक फोर्स या चुंबकन बल का जो रेशियो होगा, का जो अनुपात होगा, वो क्या कहलाएगा, ससेप्टिबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। आइए, धारणा शक्ति, ठीक है, रिटेंटिविटी, इस पे क्वेश्चंस बहुत सारा कराए थे हम। तो देखिए क्या है ये आपका है, किसी पदार्थ का अवशिष्ट चुंबकत्व की धारण करने का गुण उसकी धारण शक्ति कहलाती है, ठीक है। क्या हो गया, ये भी क्या है, एक पदार्थ का ही गुण है, और उसमें उस पदार्थ का चुंबकत्व का जो गुण होता है, जो मैग्नेटिक बिहेवियर का धारण करने का उसमें क्षमता होगा, ठीक है। मान लिया जाए हम एक लोहे का टुकड़ा ले लिए, ठीक, अब उसमें कुछ ना कुछ होगा धारण करने का शक्ति, क्या चीज़ का, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने का इसमें कुछ ना कुछ गुण होगा, तो वही उसका क्या कहलाएगा, रिटेंटिविटी कहलाएगा या फिर धारणा शक्ति कहलाएगा। आया बात समझ में? तो
इसमें देखिए क्या क्वेश्चंस बनता है। देखिए, जिस पदार्थ की धारणा शक्ति अधिक होती है वह अस्थायी चुंबक बनने के लिए उपयुक्त है। जाहिर सी बात है, जिसका धारणा शक्ति ज़्यादा होगा, जिसका रिटेंटिविटी ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा चुंबक, जो ज़्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर को अपने में ले लेगा, धारण कर लेगा, ठीक है, तो वो अस्थायी चुंबक के लिए योग्य होगा कि नहीं होगा। परमानेंट मैग्नेट्स के लिए क्या होगा, वो योग्य होगा, वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा उसको, ठीक है। एवं विद्युत चुंबक बनने के लिए अनुपयुक्त होगा, और वो विद्युत चुंबक के लिए मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए क्या होगा, अनुपयुक्त होगा, मतलब कि वो सुटेबल नहीं होगा, ठीक। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है कि उसका खासियत ये है कि जब आप पावर दीजिएगा, जब आप करंट सप्लाई दीजिएगा कॉइल में, ठीक, उस टाइम जैसे ये मान लीजिए मेरा रड है, इसमें हम लोग क्या, ये मृदु लोहा है मान लीजिए, ठीक है, इसमें हम कॉइल क्या की लपेट दिए और कॉइल को जो है सप्लाई से जोड़ दिए। अब क्या होगा, जब सप्लाई ऑन करेंगे तब ये मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जैसा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। जो ही पावर हम हटाएंगे तो ये इसमें जो मैग्नेटिक बिहेवियर था, मैग्नेटिक बिहेवियर इसमें नहीं रहना चाहिए, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाना चाहिए, लॉस्ट हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका क्या, विद्युत चुंबक कहलाता है। पर यदि मान लिया जाए, यदि इसमें धारणा शक्ति इसका ज़्यादा है, रिटेंटिविटी इस रड का यदि ज़्यादा है, तो जैसे आप इसमें सप्लाई दीजिएगा, इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर आ गया, उसके बाद जैसे आप सप्लाई बंद कीजिएगा तो मैग्नेटिक बिहेवियर यदि इसका रह ही गया, यदि नहीं गया इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, तो आपको क्षति हो सकता है। क्षति कैसे हो सकता है, जैसे कि 3 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, ये सब जितना भी है सारा आपका इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। वो सब आगे का पार्ट है, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, ये सब हम लोग मोटर को स्टार्ट करने के इस्तेमाल में करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमको लॉस हो सकता है, क्योंकि यदि मैग्नेटिक बिहेवियर वो रह गया, उसमें मैग्नेट का गुण रह गया, तो क्या होगा, जो ट्रिप है हमारा ट्रिप नहीं होगा और मोटर हमारा बंद नहीं होगा, तो फिर हमको लॉस हो सकता है, हमको कुछ क्षति पहुँच सकता है। इसलिए धारणा शक्ति जिसका ज़्यादा होगा उसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट के लिए सूटेबल रखेंगे, वो उससे हम परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जिसका धारणा शक्ति कम होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग विद्युत चुंबक के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे यदि बात करें हम मृदु लोहा, तो मृदु लोहा का धारणा शक्ति क्या होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है, तो मृदु लोहा का धारणा शक्ति कम होता है, इसलिए उसको किस चीज़ के लिए उसको उपयोग में लाया जाता है, उसको विद्युत चुंबक के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, ठीक है। आइए चलिए, अब है कुछ और पॉइंट्स है इसमें, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सब ये सब पॉइंट है, इस सब चीज़ को आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। देखिए, फ्लक्स लीकेज फैक्टर, फ्लक्स लीकेज फैक्टर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि कुछ फ्लक्स जो है हमारा लीक कर रहा होगा, हाँ। जितना यूजफुल फ्लक्स है, जितना काम का फ्लक्स है, उसके अलावे भी जो है कुछ फ्लक्स मेरा हमारा लीक कर जा रहा हो, जो काम का नहीं बन पा रहा हो, काम से बेकाम हो जा रहा होगा, वही लीकेज में आएगा। देखिए क्या दिया है, कुल फ्लक्स, टोटल जो आपका फ्लक्स जितना आपका बना, टोटल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का अनुपात जो होता है वही लीकेज फ्लक्स कहलाता है, ठीक। तो टोटल फ्लक्स मान लिया जाए इतना सारा है, ठीक है, इतना सारा है। अब हमारा काम का बस इतना ही था, तो इधर का जो एक्स्ट्रा जो पार्ट था, ठीक है, एक्स्ट्रा जो इतना था लेकिन काम इतना ही है, तो जो बचा हुआ जो रिमेनिंग सब था वो क्या हुआ, लीकेज के फॉर्म में चले गया ना, वो सब क्या होगा, वेस्ट हो गया, लीकेज हो गया। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, लीकेज फैक्टर। अब फैक्टर है तो डिवाइड करना होगा, आपको रेशियो निकालना होगा, तो टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय लाभदायक फ्लक्स या यूजफुल फ्लक्स इज नॉन एज फ्लक्स लीकेज फैक्टर। तो फ्लक्स लीकेज फैक्टर का डिफिनेशन क्या हुआ, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय यूजफुल फ्लक्स, या फिर द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स इज टू यूजफुल फ्लक्स इज नॉन एज फ्लक्स लीकेज फैक्टर। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब एक बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वाला पार्ट देखिए, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो चुंबकीय पदार्थ जो होता है बेसिकली 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया। अब ये चुंबक है, ठीक है, तो चुंबक मान लिया जाए ये
एक चुंबक का कैटेगरी है। तो क्या देखिएगा कि कोई चुंबक से पूरा एकदम झटके से एकदम अट्रैक्ट होगा, कोई हल्का अट्रैक्ट होगा, नहीं भी होगा, और कोई बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इसको क्या किया है, 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक हो गया कि जो कि बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, जो कि चुंबक से बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होगा, या फिर मैग्नेटिक, जो चुंबक का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें यदि लेके जाएंगे हम किसी ऑब्जेक्ट को तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी है कि उसको कुछ कुछ फर्क पड़ेगा, उसके फील्ड में, उसके क्षेत्र में जब ले जाएंगे तो कुछ हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा। और लास्ट है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, मतलब चिपक जाएगा पूरा। तो 3 कैटेगरी में इसको बनाया गया है। तो देखिए, पहला है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या प्रतिचुंबकीय पदार्थ। पहला क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। देखिए, ये ऐसा पदार्थ होता है, ठीक है, जिसमें कि आप यदि उस वस्तु को, ठीक है, उस वस्तु को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होगा, रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जस्ता हो गया, बिस्मत हो गया, नमक हो गया, जल हो गया, तांबा हो गया। क्या होगा कि जैसे ही आप यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में उस वस्तु को रखिएगा, ठीक है, तो उसका जो ये है चुंबकित है, ठीक है, वो उसका क्या हो जाएगा, दूसरे विपरीत दिशा में वो चेंज हो जाएगा। मतलब सीधे शब्दों में इसको समझिए कि यदि आप चुंबकीय क्षेत्र में उस सब्सटेंस को, उस पदार्थ को ले गए, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, उसका बाल भी बाका नहीं होगा, जैसे था वैसे रह जाएगा वो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये है यहाँ पे मान लीजिए मैग्नेट है, और ये हो गया मेरा, मान लीजिए बिस्मित हो गया, जस्ता हो गया, या फिर मेरा तांबा हो गया, नमक हो गया, जल हो गया, इसको ऐसे ले जाएंगे तो बोलेगा कि ठीक है भाई, आओ मेरे बगल रहो, जाओ, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना इससे बात करेगा, ना ये इसको देखेगा, इसको कोई मतलब ही नहीं इससे। समझे बात को, मतलब इसके फील्ड में जब ये जाएगा तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि फ़र्क पड़ता तो क्या करता, अपने आप को अट्रैक्ट कर लेता, या फिर इसको ढकेल देता, या फिर अपनी तरफ खींच लेता। यही ना होता, 2 चीज़ हो सकता था, या तो अपने अंदर वो खींचता, उसको अपने तरफ बुला लेता, या उसको दूसरी तरफ ढकेल देता, ये होता। लेकिन जब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो बोलेगा भाई ठीक है, अगल बगल से जाओगे तो जाओ, जहाँ रहना है रहो, जो करना है करो, ठीक है। तो यही है इसमें, और कुछ नहीं है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में उसको आप ले जाते हैं तो उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के केस में हम बात करेंगे तो हो जाएगा जस्ता हो जाएगा, या तांबा हो जाएगा। इन सबको मैग्नेट से सटाइएगा तो कुछ फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। तांबा ये सबको, ये हो गया, नमक हो गया, जल हो गया, बिस्मित हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। अब देखिए, यदि इसका परमिएबिलिटी का बात करेंगे, अब इन सब्सटेंस का, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का यदि परमिएबिलिटी का बात किया जाएगा, ठीक है, तो इसका जो फ्री स्पेस में परमिएबिलिटी होता है, फ्री स्पेस में मतलब ओपन इस तरह का स्पेस में क्या होता है, 1 से कम होता है, ठीक है। क्या होता है, एक वैल्यू से, 1 से क्या होगा, कुछ कम होता है। तो परमिएबिलिटी यदि हम आपसे पूछेंगे कि बताइए प्रतिचुंबकीय पदार्थ का या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का परमिएबिलिटी जो होता है वो कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, सर 1 से कम होता है। 1 से क्या होता है, 1 से कम होता है। आया बात समझ में, 1 से कम होता है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, इसको एकदम सीधे शब्दों में समझ जाइए कि यदि चुंबकीय क्षेत्र है कहीं पे और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को आप ले जाइएगा तो कुछ कुछ उसको होगा, कुछ कुछ होता है जो है ना, वही थोड़ा बहुत इसको असर पड़ेगा, ठीक। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली या, ठीक है, मामूली या चुंबकित हो जाते हैं, मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं। जैसे प्लेटिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, क्या क्या है, प्लेटिनियम या क्रोमियम, फिर सोडियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ये सब जो है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। कि यदि आप मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे ये मैग्नेट है मेरा, इसका कुछ फील्ड होगा अगल बगल, आप उसको ऑक्सीजन को लेके जाइएगा तो थोड़ा बहुत इसमें डिस्टर्बेंस होगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगा, या तो उसको अट्रैक्ट करेगा थोड़ा बहुत, या फिर उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस केस में यदि परमिएबिलिटी की बात आपसे कर दूं मैं, तो परमिएबिलिटी क्या होगा, इकाई से कुछ अधिक होगा, 1 वैल्यू से क्या होगा,
वन वैल्यू से क्या होगा, थोड़ा सा अधिक होगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब लास्ट हम लोग देखते हैं। तो देखिए लास्ट क्या है, लास्ट है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या होता है भाई, लौह चुंबकीय पदार्थ। अब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। जो भी एरिया है, जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, यदि आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को लेके जाइएगा उसके एरिया में, तो क्या होगा, तुरंत अटैक करेगा। प्रबल रूप से क्या हो जाता है, चुंबकित होता है। प्रबल मतलब पूरा स्ट्रॉन्ग रूप से क्या होगा, चिपक जाएगा। जैसे कि निकेल हो गया, लोहा हो गया, फौलाद हो गया, कोबाल्ट हो गया, इस्पात हो गया इत्यादि। ये सब इसका क्या है, एग्जाम्पल है, नोट करके रखिए। ये सब क्वेश्चन आता है, दे देगा 4 ऑप्शन, बोलेगा फाइंड आउट द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इन द गिवन ऑप्शन। तो वहाँ पे आपको यदि पता रहेगा कि हाँ निकेल में ये प्रॉपर्टी होता है, लोहा में या फिर कोबाल्ट, इन चीज़ों में, इस्पात, इन सब में जो है फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर ये दिखाते हैं, तो आप आंसर कर पाइएगा। और पारा में क्या क्या था बताइए, प्लैटिनम था, क्रोमियम था, सोडियम था, मैग्नीज था, एल्यूमिनियम था, ऑक्सीजन था, और भी बहुत था है, लेकिन कॉमन सब ये है। अब यदि बात करें इसका हम लोग परमिएबिलिटी का, तो परमिएबिलिटी बताइए क्या होगा, एक से बहुत 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 ज़्यादा होगा। ठीक है, एक से क्या होगा, ग्रेटर 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 ग्रेटर, बहुत ज़्यादा होगा। 1000 तक हो सकता है। कितना हो सकता है, 1000 तक। एक से क्या हो सकता है, 1000 तक हो सकता है। बहुत ज़्यादा इसका परमिएबिलिटी होता है। आया समझ में। तो यदि डायामैग्नेटिक की बात करें तो परमिएबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। पारा की बात करें तो 1 से थोड़ा अधिक होगा। और यदि फेरो सब्सटेंस का बात करेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का यदि बात करते हैं, तो 1 से बहुत बहुत ज़्यादा होगा, 1000 तक हो सकता है। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोग को। चलिए अब देखते हैं, हम लोग बात करते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर आप लोग नाम भी सुने होंगे। तो क्यूरी टेम्परेचर एक्चुअली होता क्या है, देखिए क्यूरी टेम्परेचर होता है वह टेम्परेचर, वह वैल्यू टेम्परेचर का जिसके ऊपर जो पदार्थ होता है वो अनुचुंबकीय। ठीक है, अनुचुंबकीय क्या था आपका, बताइए, यही अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक, ठीक है कि नहीं, जिसमें कि थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ कुछ वाला बात बता रहे थे, वही चीज़ें। तो वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ जो है अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक जैसा बिहेव करेगा, ठीक, या जिसके नीचे पदार्थ लोह चुंबकीय होता है। तो कोई एक टेम्परेचर है, मान लीजिए एक टेम्परेचर, ये टेम्परेचर मान लेते हैं कुछ भी, जैसे यहाँ पे आयरन का ले लेते हैं। ठीक है, आयरन का कितना है, 973 डिग्री केल्विन है। ठीक है, आयरन की बात करते हैं। तो यदि आप इसके ऊपर गए, इस टेम्परेचर के यदि ऊपर गए, मतलब 974 पे चले गए, 975 पे चले गए, 976 केल्विन पे चले गए, तो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका, बताइए, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। मतलब उसमें वो गुण उतना नहीं रहेगा, उतना अट्रैक्शन होने वाला गुण नहीं रहेगा, उसमें कुछ कुछ वाला गुण आ जाएगा, समझे। और यदि इसके आप नीचे गए, बिलो गए, ठीक है, मतलब आप 970 चले गए, 980 चले गए, 900 चले गए, बिलो में जब आइएगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, वो लोह चुंबकीय का मतलब कि फेरोमैग्नेटिक। वैसे भी तो आयरन और ये जो निकेल है, कोबाल्ट है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ही आता है। ठीक है, तो डाउन टेम्परेचर में जो है आपका, लो टेम्परेचर में, कम वैल्यू टेम्परेचर में, जैसे कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ये सब जो वैल्यू है यहाँ पे क्या दिखाता है, ये इन सब टेम्परेचर में फेरोमैग्नेटिक जैसा बिहेव करता है। लेकिन जो ही इस टेम्परेचर को क्रॉस करेगा, जैसे कि आयरन की बात करें, 973 को क्रॉस करेगा तो वो पारा बनने लगता है, पैरामैग्नेटिक बनने लगता है। ठीक है, अनुचुंबकीय का गुण दिखाने लगता है। निकेल का कितना है, 673 है, और कोबाल्ट का कितना है, 373 है। तो ये वैल्यू आप लोग याद रखिए, ये जो वैल्यू मैं यहाँ पे बताया हूँ, ठीक है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन देता है इससे कि क्यूरी टेम्परेचर पूछ देगा आपका निकल का कितना होगा, तो 673 डिग्री केल्विन। नोट कीजिए इन पॉइंट्स को, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब। आइए अब कुछ और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, हम लोग एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये सब जो इम्पोर्टेंट सब कुछ पॉइंट है। देखिए एक फार्मूला जो है, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र में जो लगने वाला जो बल होता है, जो फोर्स होता है, जो मैं आपको बता भी रहा था, ठीक है,
आप लोग को फोर्स का जो बता रहा था लेफ्ट हैंड रूल से आप लोग जो कल कर रहे थे, जिसमें कि आपका ये जो मिडिल फिंगर था वो आपको फोर्स का डायरेक्शन बता रहा था। तो फोर्स का वैल्यू जो होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करके भी निकालते हैं। तो फोर्स का वैल्यू कितना होता है उसको हम लोग निकालते हैं BIL साइन थीटा के वैल्यू से निकालते हैं। ठीक है, क्या होता है BIL साइन थीटा। अब यहाँ B क्या है, B आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड होता है। I क्या हो गया, चालक से प्रवाहित धारा, I क्या हो गया, करंट हो गया। और L क्या हुआ, आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर या फिर चालक की लंबाई। ओके, और थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा चुंबकीय क्षेत्र जो आपका जो एंगल हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का और चालक के बीच का कोण। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका कंडक्टर है, ठीक है, उसके बीच के एंगल का जो वैल्यू होता है उसको थीटा कहा जाता है। आया समझ में। तो F = BIL साइन थीटा। इस पर न्यूमेरिकल भी 1-2 क्वेश्चन है, मैं उसको भी करवाऊंगा, आप लोग इसको नोट करके रखिएगा इस फार्मूला को। फार्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनता है। कुछ नहीं देगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे देगा वेबर में, ठीक है, करंट का वैल्यू दे देगा एम्पियर में, और लेंथ का वैल्यू दे देगा मीटर में, और क्वेश्चन बना देगा और बोलेगा आपको फोर्स बताइए, न्यूटन में आपको फोर्स ऑप्शन दिया रहेगा। क्या करना है, तीनों को गुना कर दीजिएगा, काम हो गया आपका। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। अगला इसमें 1-2 पॉइंट है, देखिए। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जो होता है कौन सा होता है पदार्थ, नरम लोहा होता है। मैं आपको बताया, ठीक है, अभी भी बता रहा था कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उसमें जो नरम लोहा जो होता है, आपको मृदु लोहा जिसको कहते हैं, उसका सबसे अच्छा बेस्ट माना जाता है, सबसे उपयुक्त होता है। ठीक है, और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है सबसे उपयुक्त पदार्थ होता है वो क्या होता है, इस्पात होता है, या स्टील को जो होता है हम लोग यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स के लिए। ठीक है, अब देखिए पिछला क्लास में एक क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखिए, इससे क्वेश्चन आया था, ध्रुव की ध्रुवता सिरे के नियम से ज्ञात की जाती है। ठीक है, ये बात आप लोग याद कीजिएगा। ध्रुव का जो ध्रुवता होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या से कौन से नियम से ज्ञात करते हैं, तो सिरे नियम से ज्ञात करते हैं। आया समझ में। अच्छा, अब देखिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल। ठीक है, चुंबकीय वाहक बल का जो व्यंजक है, ठीक है, व्यंजक, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, FM को बोला जाता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, या फिर MMF भी कहते हैं इसको हम लोग, अलग अलग टर्म्स में MMF लिख देते हैं, या फिर FM इसको बोला जाता है। ठीक है, चुंबकीय वाहक बल, इसका जो फॉर्मूला क्या है, N × I है। क्या है, N × I। ये क्या हो गया, इसका यूनिट क्या हो गया, I का एम्पियर हो गया, और N का क्या हो गया, टर्न। तो क्या हो गया, एम्पियर टर्न। तो MMF का यदि पूछा जाएगा तो क्या बोलेगा, एम्पियर टर्न इसका वैल्यू होता है। ठीक है, मतलब यूनिट होता है। आया समझ में। अब देखिए लास्ट पॉइंट है, ये आप लोग सभी कोई जान रहे हैं, मैं क्लास में बक बक के थक गया, तो इसमें देखिए कुछ नहीं है वैसे। इसमें ये चीज़ है कि जो आपका चुंबकीय रेखा जो होता है, चुंबकीय रेखा, ये उत्तर ध्रुव से निकल करके दक्षिण ध्रुव में जाता है। तो ये नॉर्थ पोल यदि है, ये साउथ पोल है, तो ये जो रेखा कैसे जाएगा आपका, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाएगा। लेकिन मैग्नेट के अंदर यदि बात करेंगे तो ये यदि मैग्नेट है तो मैग्नेट के अंदर किधर से किधर जाएगा बताइए, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जाएगा, मतलब दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है। तो ये पॉइंट देखिए, यहाँ से क्वेश्चन उठ जाएगा कि चुंबक के अंदर जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वो किस दिशा में होता है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, याद रहेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, और क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि हम लोगों ने कितना आज के क्लास को समझा है। ठीक है, तो जो पैटर्न रहता है क्वेश्चंस का कराने का मेरा, तो ये रहता है कि आप लोग जो है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग 5 सेकंड का 10 सेकंड का मोहलत देता हूँ, आप उस बीच जो है क्वेश्चंस को समझ लीजिए, और ऑप्शन आप लोग को टाइप करना होता है जो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो जितने बच्चे देख रहे हैं अभी, सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, और सही ऑप्शन को, ऑप्शन गलत भी बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीख जाइएगा, लेकिन कम से कम बोलिएगा, तब तो एक बच्चा जो होता है छोटा जब रहता है, यदि जब वो बोलने का प्रयास करता है तभी तो बोल पाता है, चलने का प्रयास करता है तो चल पाता है। उसी तरह से आप यदि बोलिएगा, कुछ गलत भी बोलिएगा तो एक दिन सही भी बोलिएगा, ऐसे बैठे रहिएगा तो मेला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मूक बन के नहीं रहना है, बोलते रहना है। ठीक है,
तो आप लोग सभी को जितने देख रहे हैं सभी को बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। लास्ट इसके प्रीवियस क्लास में मैंने 60 क्वेश्चन कराया था, तो अभी जो है 61 नंबर से स्टार्ट करते हैं हम। रिलक्टेंस की इकाई क्या है? रिलक्टेंस की इकाई क्या है? 61 नंबर सवाल है। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर दें। बताइए। ऑप्शन नंबर ए हेनरी, ऑप्शन नंबर बी है पर हेनरी, हेनरी पर मीटर, सी ऑप्शन, और फिर डी ऑप्शन है मीटर पर हेनरी। चलिए सभी को इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? सही ऑप्शन टाइप कीजिए। ऑप्शन नंबर 61 का क्या होगा? रिलक्टेंस स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कराए थे तो क्या था? पर हेनरी था कि नहीं था? था ना, पर हेनरी था। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। चलिए 62 बात करते हैं। रिटेंटिविटी की इकाई पूछी गई है। रिटेंटिविटी की इकाई आपसे पूछी गई है, बताइए सभी को इसका आंसर बताइए। नोट्स बना रहे होंगे तो जरूर बता पाइएगा। रिटेंटिविटी का क्या हो जाएगा? चलिए समय आपका खत्म हुआ। ऑप्शन नंबर बी जाएगा, क्या हो जाएगा? एम्पियर टर्न पर मीटर। एम्पियर टर्न मतलब NI बाय एम्पियर टर्न, ओके, पर मीटर मतलब L हो जाएगा या फिर लेंथ, ठीक है। NI बाय L, NI बाय L क्या कहलाएगा? रिटेंटिविटी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा, ओके, बी जाएगा इसका। क्वेश्चन 63 देखिए। पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है, ठीक है। आपको बताना है कि वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण जो है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसमें स्थापित हो पाता है। अभी मैं बता रहा था, पूरा एकदम झकझोर के रख दिया चीज़ों को। बताइए सभी कोई, क्या होगा इसका आंसर? 5 सेकंड का वक्त है। परमियंस या फिर रिलक्टेंस या ससेप्टिबिलिटी या धारण शक्ति, सभी को बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, परमियंस, ठीक है। परमियंस मतलब ऑप्शन नंबर ए जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है चुंबकीय और विद्युतीय सर्किट की तुलना करते समय चुंबकीय सर्किट के में फ्लक्स की तुलना विद्युत सर्किट में किससे करेंगे? अब फ्लक्स का कंपेयर किससे कीजिएगा आप? इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है और मैग्नेटिक सर्किट्स में जो फ्लक्स है फाई, ठीक है, फ्लक्स को, उसी चीज़ को इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में क्या कहा जाता है? बताइए सभी कोई बताइए। मैं इसका, ये क्वेश्चन शायद एक बार आया हुआ था, ठीक है। तो क्या होता है? करंट होता है, और उस टाइम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, करंट हो जाएगा, ओके। ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो बच्चे बहुत सारे आंसर भी कर रहे हैं क्योंकि वो लोग क्लास को ध्यान से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, क्लास को रेगुलर देख रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं। आइए आप लोग देखते हो कि मैं क्लास बार बार कहता हूँ क्लास कीजिए, क्लास कीजिए। इसके पीछे कुछ वजह है, इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप लोग नहीं कीजिए क्लास तो समझ में नहीं आएगा। इस वजह से ये सब क्वेश्चन रिपीट, सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ सब क्वेश्चन है, बार बार ये सब क्वेश्चन आते रहता है। 65 नंबर क्या है? निम्न में से किस पदार्थ में अस्थायी चुंबक तो नहीं रहता? अस्थायी का बात किया, अभी दोनों का बात किए थे, अस्थायी किस में और अस्थायी किस में, ठीक है। तो बताइए अस्थायी चुंबक नहीं रहता। परमानेंट मैग्नेटिज्म या परमानेंट मैग्नेट नहीं कहलाएगा। कौन सा पदार्थ? 65 का सभी आंसर बताइए। बहुत अच्छे। आइए 65 का क्या हो जाएगा? सॉफ्ट आयरन। अभी मैं बता रहा था ना, मृदु लोहा वो अस्थायी चुंबक के लिए उपयुक्त नहीं होता। किसके लिए होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए होता है, हाँ या ना? वो अस्थायी चुंबक के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। अस्थायी चुंबक के लिए क्या होता है? उपयुक्त होता है। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि वह पदार्थ जिसकी परमिएबिलिटी फ्री स्पेस में परमिएबिलिटी कम होती है उन्हें क्या कहते हैं?
फ्री स्पेस में परमिटिविटी कम जब होता है तो उसको क्या कहा जाता है? डायमैग्नेटिक कहते हैं, पैरामैग्नेटिक कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक या बाइपोलर कहते हैं? बताइए। स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उसी टाइम फर्स्ट में ही पढ़ाए थे ये वाला। मैग्नेटिक सब्सटेंस जो स्टार्ट किए थे उसमें पहला टाइप क्या था? डायमैग्नेटिक है। उसमें मैं क्या बताया था कि उसका जो फ्री स्पेस जो आपका परमिएबिलिटी होता है, हाँ, वो एक से क्या होता है? कम होता है। तो वही चीज़ तो यहाँ बोला गया है कि कम होती है, तो कम होती है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चे कर रहे हैं बहुत अच्छा, उनको बहुत बहुत बधाई उनको, क्योंकि वो लोग बच्चे कुछ सीख रहे हैं यहाँ से, रोज़ क्लास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ध्यान लगा करके, इधर उधर का बात में ध्यान नहीं देते हैं, तो अच्छा है उनके लिए। बाकी बच्चे भी ध्यान लगाइए, चीज़ों को समझते रहिए। देखिए 67 नंबर क्या कहता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट जस्ट पिछला क्लास में बताया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किसके समानुपाती होगा? ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किसके समानुपाती होगा? बताइए, इसका सभी को आंसर बताइए। करंट परिवर्तन के दर, करंट के अस्थिर मान पर, फ्लक्स परिवर्तन के दर या फ्लक्स के अस्थिर मान पर? 67 का सभी को आंसर बताइए क्या होगा? याद कीजिए, फ्लेमिंग्स नहीं, फैराडे का जो नियम था उसमें मैं बताया था, फैराडे का जो सेकेंड लॉ था, सेकेंड लॉ क्या था? यही तो था, चेंज इन रेट ऑफ फ्लक्स, या फिर फ्लक्स के परिवर्तन के दर को जो है किससे डिनोट किया जाता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ से डिनोट किया जाता है। तो ऑप्शन क्या गया इसका? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारा ई जो होता है वो किसके इक्वल होता है? बताइए, माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है कि नहीं होता है? यही तो है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, है कि नहीं? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। 67 हो गया क्लियर आप लोग का। चलिए 68 देखेंगे हम लोग। स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग किया जाता है किन चीज़ों में? स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो स्टैटिक की मैं बात कर रहा हूँ, एक डायनेमिक होता है, इसका भी क्वेश्चन है, देखिए नीचे में ये वाला है डायनेमिक इंडक्शन, ये हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या हो गया? डायनेमिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और 68 नंबर जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक का पूछा गया है। स्टैटिक मतलब क्या हुआ? रुका हुआ, डायनेमिक मतलब चलता फिरता। तो 68 में बताइए कि स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग किस में होता है? 68 का सभी आंसर दीजिए। और 69 का भी साथ में बताइए कि डायनेमिक जो इंडक्शन होता है, डायनेमिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग किस में होता है? ये क्वेश्चन हालांकि आया हुआ था, फिर भी मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ कि ताकि आप लोग 68 और 69 जो है एक साथ समझिएगा तो ज़्यादा अच्छा से याद रख पाइएगा चीज़ों को। इसका तो आंसर हमें बता दिया था आप लोग को, ठीक है, कि सेल ना सेल में होता है, ना ट्रांसफार्मर में होता है, ना विद्युत हीटर में होता है, किस में होता है? जनरेटर में होता है, ठीक है। जनरेटर में क्योंकि उसका कॉइल मूव करता रहता है, घूमता रहता है, तो वो डायनेमिक पार्ट हो गया, घूमने का पार्ट, चलने का पार्ट, इसको डायनेमिक हो गया। तो क्या हो जाएगा? जनरेटर का इसका बेस्ट आंसर होगा, क्या होगा? बी ऑप्शन जाएगा। लेकिन स्टैटिक की बात करेंगे तो मोटर तो चल गया किस में? डायनेमिक में चल गया। अल्टरनेटर भी चल जाएगा किस में? डायनेमिक में चले जाएगा। लेकिन जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में कुछ मूविंग पार्ट नहीं होता है, लेकिन उसमें भी इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में वो सब भी चीज़ें हैं, आगे के लिए हैं वो सब चैप्टर, ट्रांसफार्मर बोल के एक चैप्टर ही है। तो वहाँ म्यूचुअल इंडक्शन होता है, उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, कोई घूमने वाला जो है उसमें पार्ट होता नहीं है, जिस तरह से मोटर जनरेटर में होता है। तो स्टैटिक के लिए क्या आ जाएगा? स्टैटिक में हो जाएगा आपका स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ट्रांसफार्मर इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो 68 और 69 क्लियर हुआ। 68 का आंसर हो गया सी, ओके, और 69 का आंसर हो गया बी। बोलते बोलते भूख लगने लगता है हमको, इतना बोलते हैं कि चलिए कोई बात नहीं है। आइए 70 नंबर देखिए, एमएमएफ की इकाई, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन किए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं ले लिया हूँ, 1-2-4 क्वेश्चन, तो जैसे रेफरेंस के तौर पे भी, ताकि वो क्वेश्चन आप लोग एक बार रिमाइंड भी आपका हो जाए और उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है तो वो भी साथ में साथ याद भी हो जाए।
तो 70 नंबर का क्या आंसर होगा? एमएम की इकाई बताइए सभी कोई। अभी तो बताया था ना एमएमएफ का क्या था? एन आई था ना, एन आई था कि नहीं? एन इंटू आई, तो एन क्या हो गया? टर्न हो गया, और आई क्या हो गया? एम्पियर हो गया। तो एम्पियर टर्न, ऑप्शन नंबर 7 सी, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी जाएगा। याद हो रहा है ना सब? अच्छे से ध्यान में एकदम सेट हो रहा है ना माइंड में पूरा अच्छे से? एकदम ध्यान में रखिए, एकदम चीज़ों को बहुत क्लियरली रखिए, एकदम स्पष्ट रहेगा चीज़ें, और फिर आप इन क्वेश्चंस को फिर आगे भी फर्दर सॉल्व कर पाइएगा अच्छे से। देखिए अब है रिलक्टेंस की इकाई पूछी गई है। रिलक्टेंस की इकाई भी अभी पढ़ाए थे, सभी को बताइए, आंसर कीजिए इसका। 71। 5 सेकंड का वक्त है, सभी कोई कीजिए, सभी कोई कमेंट कीजिए, सभी कोई बैठे मत रहिए, सभी कोई कमेंट कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ एक ही बात, सभी कोई कीजिए। क्या हो जाएगा? एम्पियर टर्न पर वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर। स्टार्टिंग क्लास इसी से हुआ था, आज का जो है रिलक्टेंस ही स्टार्ट किया था ना पढ़ाना, तो एम्पियर टर्न पर वेबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आप लोग सभी कोई बना के दिखाइए हमको, बना के मतलब आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 5 एम्पियर 5 न्यूटन, बी 50 न्यूटन, 500 न्यूटन, या फिर 1500 न्यूटन। क्वेश्चन देखिए क्या आता है। 50 एम्पियर की धारा वाले 2 मीटर लंबे चालक पर 150 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र पर समकोण पर लगने वाला बल होता है। कितना होता है? समकोण बोल दिया, तो देखिए मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूँ। तो क्या था? F बराबर क्या था बताइए? अभी फॉर्मूला जो एक बताए थे आपको, था कि नहीं? BIL साइन थीटा था। तो यहाँ पे B का मान कितना है बताइए? ये दिया हुआ है 150 टेस्ला, तो 150 गुना I का वैल्यू कितना है? एम्पियर कितना है? 50 एम्पियर। और लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है? 2 मीटर, तो 2। अच्छा, साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री, क्योंकि समकोण बोला है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? ये हो जाता है 1। तो 1 गुना इतना, मतलब 150 अगुना यहाँ पे कितना हो जाएगा? दोनों का गुना कीजिएगा, 100 हो जाएगा। 150 गुना 100 कितना हो जाएगा? 1500। 1500 न्यूटन की फोर्स पूछा है तो न्यूटन हो जाएगा। आंसर कौन सा गया? 1500, सॉरी ठीक तो है। 150 और एक जीरो इसका आ जाएगा ना, 150 इधर हुआ, और 100 के लिए 2 तो शून्य होगा, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, मतलब टोटल आपका हो जाएगा 15,000 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी 15,000 न्यूटन। समझ में आई बात? तो चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए बी का जो वैल्यू है क्या है? 150 है। आई का वैल्यू कितना है? 50 है। और एल का वैल्यू कितना है? 2 मीटर है। और साइन थीटा जो है साइन 90, समकोण यहाँ बोला है इसलिए 90 हम लोग लेंगे, तो साइन 90 का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ये तो वैल्यू जीरो नहीं, मतलब ये वैल्यू 1 हो गया, आपका 1 हो गया, ठीक है, ओके, ये 1 हो गया। अब इसको गुना कीजिए, इन तीनों को गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 1500 न्यूटन आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। 73 क्या कहता है? देखिए 73 कहता है कि विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का डैश करता है। क्या करता है? विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का क्या करता है? ये आपको बताना। विरोध करता है, समर्थन करता है, कभी विरोध कभी समर्थन करता है, इनमें से इनका कोई संबंध नहीं है। देखिए विद्युत वाहक बल जो होता है, ओके, ये जो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये हमेशा फ्लक्स को क्या करता है? चेंज इन फ्लक्स को क्या करता है? विरोध करता है कि नहीं? इसलिए तो विरोध करता है, जो लेंज लॉ से हम लोग पढ़े थे, इस वजह से नेगेटिव वैल्यू आता है कि नहीं? नेगेटिव वैल्यू जो हम लोग ई का वैल्यू जो पढ़े थे -NdΦ/, डेल्टा या फिर d∅, ठीक है, dφ/dt जो था, ये नेगेटिव वैल्यू क्या था? अपोज करने का बात था वहाँ पे, इस वजह से क्या होगा? हमेशा विरोध करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विरोध करता है। कैसे विरोध करता है? लेंज लॉ से के कारण, या वहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्या होगा कि विद्युत वाहक बल जो है फ्लक्स क्या करेगा? अपोज करेगा, विरोध करेगा। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। देखिए क्या है? वह ताप
जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या जिसके नीचे लोहा चुंबकीय होता है कहलाता है। ये बताइए, सभी को बताइए एकदम, कौन सा ताप कहलाएगा? परम ताप कहलाएगा, शून्य ताप कहलाएगा, या कमरा ताप कहलाएगा, या फिर क्यूरी ताप कहलाएगा? ठीक है, मतलब वह टेम्परेचर जिसके ऊपर वो क्या बन जाएगा? अनुचुंबकीय बन जाएगा, नीचे क्या रहेगा? लोह चुंबकीय रहेगा। आंसर सभी कोई आंसर कीजिए इसका, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, क्यूरी ताप। पढ़े हैं तो आसान है, नहीं पढ़े तो हार्ड लगेगा, यही है सिंपल फंडा। ठीक है, 75 नंबर, निम्न में से कौन फ्लक्स की एक इकाई नहीं है? फ्लक्स की इकाई बोल रहा है कि कौन सी नहीं है, बताइए। सभी को इसका आंसर बताइए। वेबर, मैक्सवेल, टेस्ला, ये सभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला। ओके, क्या हो जाएगा? टेस्ला। अब आप लोग जितने हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताइए कि टेस्ला किसकी इकाई होती है। अभी आप लोग सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि टेस्ला जो है किसकी इकाई होती है। जो वीडियो देख रहे हैं अभी, जो क्लास में हैं अभी, सभी कोई कमेंट कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि टेस्ला किसकी इकाई होती है, बताइए जल्दी से। क्या पढ़े हैं आप लोग, मैं भी देखूं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 76, चुंबकीय परिपथ का प्रतिष्ठंभ या फिर रिलक्टेंस इस पर निर्भर करता है, किस चीज़ पर निर्भर करता है? ठीक है, मतलब आपका चुंबकीय जो परिपथ होता है, मैग्नेटिक सर्किट जो होता है, उसका रिलक्टेंस किस चीज़ पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है कुंडल में स्थित करंट, या फिर कुंडल में लपेटों की संख्या, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रिलक्टेंस जो वैल्यू है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा? इस तरह का क्वेश्चन जो है पहले भी आया हुआ था। ठीक है, वहाँ कुछ और पूछा गया था आपसे स्ट्रेंथ पूछा गया था, मैग्नेटिक फील्ड का जो है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का स्ट्रेंथ पूछा गया था। तो उसमें कौन सा ऑप्शन गया था? वही ऑप्शन इसमें भी जाएगा। देखिए, एक तो करंट कितना जा रहा है उस कॉइल में, उस पर, और नंबर ऑफ टर्न्स पे, कितना टर्निंग दिए हैं कॉइल, कितना लपेटा मारे हैं वो, तो दोनों ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर होगा 76 का। क्वेश्चन नंबर 77 बात करेंगे तो सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है कहलाता है। ठीक है, जो चुंबक, देखिए, सामग्री का वह गुण जो पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करेगा, क्या कहलाता है वो? ये टॉपिक मैं पढ़ाया था आपको अभी थोड़ा देर पहले। 77 का सभी को आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठंभ। ठीक है, प्रतिष्ठंभ। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलक्टेंस जिसको कहते हैं। ओके, आइए, प्रतिष्ठंभ। ऑप्शन क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। 78 की बात करें तो निम्नलिखित विकल्पों में से लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कौन सा है? अब आपको बताइए, सभी को इसका आंसर बताइए कि कौन सा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का परमिबिलिटी कितना होता है फ्री स्पेस में? 1 से बहुत ज़्यादा 1000 तक हो सकता है। तो बताइए इसका आंसर, अब बताइए क्या होगा? तांबा होगा, निकेल होगा, टंगस्टन होगा, या फिर एल्यूमिनियम होगा? सही आंसर सभी को कमेंट कीजिए। तो देखिए, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? निकेल हो जाएगा। ओके, 78 का सी, 78 का क्या हुआ? सी ऑप्शन, निकेल। अब हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं 79 की ओर। तो देखिए 79 जो है हिस्टेरेसिस का क्वेश्चन है। हिस्टेरेसिस लूप जो है BH कर्व को मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच एक कर्व होता है। ठीक है, एक कर्व सा होता है जो कि हम लोग जो है इसको इस टाइप से कुछ होता है। ठीक है, दिखाते हैं। तो ये आपका जो है BH कर्व होता है।
देखेंगे। इसको भी जो है कल वाले क्लास में छोटे टाइप से इसको एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास करूँगा। तो देखिए हिस्टेरिसिस लूप जो है, अभी इतना जान लीजिए, अब इस क्वेश्चन को कर लीजिए कि हिस्टेरिसिस हानि कम करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? बीएच वक्र का अधिक क्षेत्रफल, निम्न प्रतिरोधकता, उच्च प्रतिरोधकता, निम्न हिस्टेरिसिस गुणांक। तो 79 का जो है आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, निम्न हिस्टेरिसिस गुणांक। ओके, तो इसको ध्यान में रखिए थोड़ा। 80 नंबर क्वेश्चन। देखिए ऐसे तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं होमवर्क देता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग में भी नहीं कर पाइएगा, इसलिए मैं इसका आंसर करा देता हूँ आप लोगों को। 80 नंबर देखिए, अधिक क्षेत्रफल वाले हिस्टेरिसिस लूप के पदार्थ में हिस्टेरिसिस हानियाँ क्या होती हैं? कम होती हैं, या फिर अधिक होती हैं, या शून्य होती हैं, या बहुत अधिक होती हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बहुत अधिक होती है। ठीक है, यदि अधिक क्षेत्रफल है, जो ये जो मैं आपको लूप जो बनाया था ना, ये वाला जो बनाया था, ठीक, यदि ये वाला क्षेत्रफल इसका ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा हिस्टेरिसिस एक तरह का हानि होता है, एक लॉस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यदि क्षेत्रफल ज़्यादा है इस कर्व का, तो क्या होगा? अधिक हानि होगा, अधिक लॉसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चंस थे, जिसमें कि आज का जो है ये सेशन हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। और हम लोग इस पे जो है कुछ और क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को अगले क्लास में जो है डिस्कस कर लेंगे। पार्ट नंबर 5 रहेगा वो। तो आई होप कि आप लोगों की चीज़ें जो है, ये जो मैं पढ़ाया वो आज का सेशन जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ में आप लोग को यदि नहीं आया, तो आप चीज़ों को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। और उसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि आप लोगों को कुछ परेशानी रहती है, उन लोग कुछ समस्या है या फिर कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर अदर जो माध्यम है, लाइक टेलीग्राम है, चाहे फेसबुक ग्रुप है, इन जगह से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिर आप लोग से फिर मिलते हैं, और इन वीडियो सीरीज़ के ही क्रम में WCS का भी कुछ पार्ट्स में भी आने वाले समय में आने वाला है। तो आप लोग उस चीज़ के लिए रेडी रहिए और अपने आप को फिट रखिए कि, और सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम्स आप लोग का नियर है, तो आप लोग को थोड़ा रहना चाहिए, जोश में रहना चाहिए, है कि नहीं? तो पूरा एकदम उमंग के साथ, जोश के साथ पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग कल इसी वक्त। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।